गुड आफ्टरनून। रियल एनालिसिस में आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और ये सबसे ज़्यादा फंडामेंटल और शुरुआती क्वेश्चंस जिनसे मैथमेटिशियन विशेषकर एनालिसिस शुरू से जूझ रहे हैं, उसमें से फंडामेंटल में से 8 चैप्टर ये भी है। ये रीमान के नाम पर है, लेकिन हम लोग जब थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट शुरू में समझते हैं, एग्जाम में आए ना आए, आपकी लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग के लिए ये काफ़ी यूजफुल होगा। देखिए, हम लोग डेरिवेटिव और इंटीग्रल नॉर्मली एक दूसरे का रेसिप्रोकल मान के चलते हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव करोगे तो और इंटीग्रल दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। 8 से स्टार्ट करो, हम दूसरे तक पहुंच सकते हैं। ये शुरुआती कंसेप्ट 1850 के आसपास इफेक्टिव था। उस दौर में जिस समय जब डिफरेंशिएबल की आप बात करते हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि वो कंटिन्यूअस तो होगा ही ना। तो तब प्रॉब्लम नहीं आई थी, क्योंकि मैंने पीछे एक लेक्चर में बताया भी था कि शुरुआत में जो भी फंक्शंस थे वो सब कंटिन्यूअस थे। तो ट्रॉसी ने स्टार्ट किया, एरिया निकालने की कोशिश की थी। सबसे पहले जो एरिया का जो शुरुआती कंसेप्ट था, एरिया अंडर अ कर्व, ट्रॉसी ने स्टार्ट किया। और बाकी मैथमेटिशियन इंटीग्रल को इस तरह से कहते थे, एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का उल्टा क्या हुआ, एंटी डेरिवेटिव, और उसको क्या इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन। लेकिन जब बाद में आपने देखा डिरिचलेट फंक्शन आया था, तो तब प्रॉब्लम हुई मैथमेटिशियंस को कि फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल कैसे करें, या इस तरह के फंक्शंस के अंडर एरिया कैसे निकालें। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तब रीमान जर्मन मैथमेटिशियन जो थे, GFB रीमान, तो हायर मैथ्स में इनका कंट्रीब्यूशन लाजवाब है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। आप बहुत सारी जगह पढ़ेंगे, लेकिन ये एक फंडामेंटल चैप्टर है। खैर, इस चैप्टर की भी कमियां पढ़ेंगे बाद में, और जब कमी पढ़ेंगे तो उससे बेहतर फिर आगे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होगी, और तब आप मेजर थ्योरी या लबेड इंटीग्रेशन की बात करेंगे। तो जब आप बाद में हम लोग ये पढ़ेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, लबेड। कुछ वर्ड हैं जो फ्रेंच हैं, तो फ्रेंच वर्ड होने की वजह से देखिए हम लोग उनको वाया इंग्लिश पढ़ते हैं, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन कई बार गलत हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे कुछ फ्रेंच मैथमेटिशियन, 2 तो मैंने यही लिख दिए, तो इनको प्रोनाउंसिएशन गैलोis या लबेड है। आगे आप कई तो जानते होंगे, कई जहाँ भी आएगा हम सीखेंगे। तो रीमान की बाद में लिमिटेशंस भी होंगी, और जहाँ वो कमियाँ होंगी तो हम वहाँ से लबेड थ्योरी स्टार्ट करेंगे। वो आप MSc में मेजर थ्योरी वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ रीमान की लिमिटेशंस हैं। तो हम बात कर रहे थे कि एंटी डेरिवेटिव कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको इंटीग्रल मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब फंक्शन डिफरेंशिएबल ही ना हो भाई, तब क्या किया जाए? तब तो एरिया निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने आपको डायरेक्टली ही समझाया, डायरेक्टली तो छोड़िए, वो तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप कोई सिंपल फंक्शन भी ले लेना, 1 कुछ भी ले लीजिए, जैसे 0 से 1 ले लेते हैं, और कुछ और ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 1 से 2, तो 1 पर डिस्कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका एरिया निकालना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबल की बात कैसे करेंगे आप? तो आप समझ रहे होंगे कि ये दिक्कतें आई। तो रीमान ने अप्रोच बदली, इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव के बजाय एक नई अप्रोच से, इधर से नहीं गई, आप इसके आगे एंटी लगा दीजिए डेरिवेटिव से, इधर से, और वो ट्रॉसी के जो कंसेप्ट था, एरिया
एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व, बाय अ कर्व, इस अप्रोच को आगे बढ़ाया। चलिए ये अप्रोच क्या होगी, हम थोड़ा सा इस पर अगर एरिया की बात करते हैं तो रीमान ने क्या किया ऐसा, थोड़ा ये देखते हैं। तो आप ऐसे समझिए, मान लीजिए मेरे पास कोई एक कर्व है, ये मेरे पास एक कर्व आया, ठीक है। तो आप इसे देखिए, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, एक्स इक्वल टू ए मान लेते हैं, यहाँ पर एक्स इक्वल टू बी मान लेते हैं। रीमान साहब ने कहा कि आपको अगर ये एरिया निकालना है एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी, और ये जो कर्व है इसे आगे बढ़ा के वाई इक्वल टू एफ एक्स मान लेते हैं, आपको ये निकालना है तो आपको इस इंटरवल को कुछ हिस्सों में बांट लेना चाहिए, मतलब पार्टीशन कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपको जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ गया तो आप ये मान लीजिए आपको चैप्टर समझ में आ गया, फिर चैप्टर में केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। तो हम इसे 2-3 हिस्सों में बांटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमने इसे बांट दिया, सपोज इसके 3 हिस्से कर दिया हमने, इसको मैं C1 नाम दे देता हूँ, इसको C2, ये पार्टीशन। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्लोज इंटरवल में तो फंक्शन अपने मिनिमम मैक्सिमम के बराबर होगा। मैंने आसान फंक्शन लिया है जो कंटिन्यूअस भी है, तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर मिनिमम इतना होगा और मैक्सिमम यहाँ पर होगा। C1 और C2 में मिनिमम यहाँ पर होगा, मैक्सिमम यहाँ पर होगा, और C2 और B में मिनिमम यहाँ पर होगा, मैक्सिमम यहाँ पर होगा। तो मैंने आसान लिया है, ये तो समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप यहाँ पर मिनिमम जो है एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें मिनिमम पर ही, तो ये एरिया जो आप निकालेंगे ये वाला, फिर ऐसे ही इसमें मिनिमम यहाँ पर होगा, ये एरिया निकालते हैं, और यहाँ पर ये वाला, ये तीनों एरिया कैलकुलेट कर लिए जाएं अगर और जोड़ लिया जाए तो हमने उसके लिए नया शब्द लिया लोअर रीमान सम। क्या लिया? लोअर रीमान सम। यहाँ पर फंक्शन मिनिमम कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगा कुछ, तो हमने ये ले लिया। आप समझ रहे होंगे, लोअर इसलिए कि हमने एरिया मिनिमम के हिसाब से लिया है। अब इसी इंटरवल a से C1 में अगर आप फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं तो फंक्शन की मैक्सिमम यहाँ पर है, अगर उसके करस्पॉन्डिंग आप बनाते हैं एक एरिया तो आपको ये रेक्टेंगल मिलेगा। यहाँ पर अगर आप C1 और C2 में लेते हैं तो ये रेक्टेंगल मिलेगा, ये पूरा बड़ा, और ऐसे ही अगर C2 और B में लेते हैं तो ये रेक्टेंगल मिलेगा। अगर आप ये पूरे रेक्टेंगल्स का एरिया जो भी है आप इसे निकालते हैं तो इसे क्या कहेंगे? अपर रीमान सम। ये क्या हो जाएगा? अपर। उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा। अपर रीमान सम, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसको पार्टीशन थोड़ा बढ़ाते हैं। इसी में क्या करते हैं, हर एक पार्टीशन को 2-2 हिस्सों में और बांट देते हैं, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। जो फर्क पड़ेगा वही बेसिक लॉजिक है। मैं क्या करता हूं, यहां से इसको 2 हिस्सों में बांट देता हूं। इसको आप D1 नाम दे दीजिए, यहां पर D2। देखिए मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मैं ज्योमेट्रिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। और मैं खुद भी कह रहा हूँ, जब मैं स्टूडेंट था केवल यही डायग्राम से मुझे पूरा रीमान समझ में आ गया था कि क्या होने वाला है। देखिए अब रीमान, लोअर रीमान सम के बारे में देखते हैं। आप जरा सा ध्यान दीजिए। अब इस इंटरवल में अगर आप बात करते हैं तो मिनिमम
ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में अगर आप बात करते हैं तो मिनिमम यहाँ से आएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो मिनिमम यही है, लेकिन अगर इस इंटरवल में मिनिमम की बात करते हैं तो ये आएगा। D1 से C2 में आप गौर करिए, C2 D3 वही रहेगा, लेकिन D3 से B में लोअर रिमान सम ये आया। तो आपको ये दिख रहा होगा कि इस बार पहले इतना था ये डॉटेड लाइन नीचे वाली, इस बार मैंने थोड़ा सा एरिया बढ़ दिया यहाँ पर। इसमें भी C1 से C2 के बीच देखिएगा, पहले ये डॉटेड ब्लैक लाइन थी पूरी, अब यहाँ से यहाँ तक तो ब्लैक है, लेकिन इतना एरिया ये बढ़ गया है, यहाँ भी बड़ा है ये प्लस साइन में यहाँ पर भी होना चाहिए, छोटा बन गया इसलिए मैंने जानबूझ के लीजिए बना देते हैं ये प्लस। ऐसे यहाँ पर ये एडिशनल बढ़ गया। आप ये देख रहे हैं कि मैंने 3 पार्टीशन को 3 और बांटा, टोटल 6 पार्टीशन हो गए, तो जो मेरा लोअर रिमान सम है वो बढ़ने लग गया। अच्छा, लोअर बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए अपर रिमान सम पे क्या फर्क पड़ा ये देखते हैं। आप ये देखिए, पहले जो A से C1 तक था तो आपके पास इतना था, अब जब आप A से D1 तक लेंगे तो यहाँ पर D1 पर मैक्सिमम तो ये होगा, तो आपके लिए ये एरिया आएगा, और जब यहाँ लेंगे तो ये वाला एरिया। तो आप इस प्रोसेस में गौर कर रहे हैं कि आप अपर में इस बार ये वाले को खो देंगे, मैंने माइनस साइन लगाया है, इतना एरिया कम हो जाएगा जो पहले आ रहा था। अब जरा C1 से C2 के बीच देखिएगा, C1 से D2 अगर आप देखते हैं तो ये एरिया आया, और D1 से C2 में ये एरिया आएगा, तो ये एरिया यहाँ भी कम हो जाएगा इतना। ऐसे ही आप यहाँ पर भी समझेंगे तो ये वाला एरिया कम हो जाएगा। मतलब आपने क्या समझा कि अगर मैंने पार्टीशन की संख्या बढ़ाई तो जो लोअर है वो बढ़ रहा है, और जो अपर रिमान सम है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर मैं लगातार ये प्रोसेस करूं तो लोअर बढ़ता जाएगा। आप सोचिए, ये लोअर रिमान सम है और ये अपर है, ये बढ़ता जाएगा कह रहे हैं आप, और ये कम होता जाएगा। अगर ये कहीं पर बराबर हो पाया तो हम ये देखेंगे ये बराबरी धीरे 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 तब हो रही है जब आप इसको n हिस्सों में बांटते हैं जहां n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। पार्टीशंस की संख्या कहाँ को जाएगी? इन्फिनिटी को जाएगी। तो वहां पर लोअर रिमान सम और अपर रिमान सम बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहां बराबरी हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि ये फंक्शन इंटीग्रेबल है, और फिर उसे लोअर अपर छोड़ देंगे और जो बचेगा और रिमान इंटीग्रेशन बचेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कोई फंक्शन कब इंटीग्रेबल है। बेसिकली आपको कर्व और एक्स-एक्सिस के बीच का एरिया बताना है। आप अंदर की साइड से चल रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपका एरिया बताने के प्रोसेस में काफ़ी कुछ छूट जा रहा है। आप कर्व से बाहर से आ रहे हैं तब भी छूट रहा है। आप धीरे धीरे कर्व की तरफ जा रहे हैं। आप ध्यान से समझिए, नीचे से ऊपर को और ऊपर से नीचे आने का मतलब है आप कर्व के बाहर का भी फालतू छोड़ रहे हैं, तो बाहर से कम होता जाएगा, अंदर को आएंगे और पार्टीशन बढ़ाते जाएंगे तो ऐसा होगा, और फाइनली कर्व और एक्स-एक्सिस के बीच का एरिया एग्जैक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। ये रीमान इंटीग्रेशन के पीछे लॉजिक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और मैं अभी भी कह रहा हूँ अगर आपको ये आ चुका है ना तो इस चैप्टर में और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है आपको। मैंने जो फंक्शन लिया वो कंटिन्यूअस लिया है, तो ऐसा लगता है कि कंटिन्यूटी अगर है मतलब तो पर्याप्त है कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। हम ये देखेंगे कि ये सही कंडीशन है, ये बात सही है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो रीमान इंटीग्रेबल होगा, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि इस अप्रोच से ऐसे फंक्शंस भी आ जाएंगे जो शुरू में एंटी डेरिवेटिव वाले लॉजिक से ये फंक्शंस नहीं निकाले जा सकते, ये इस लॉजिक से हम देखेंगे कि आ जाएंगे। हम बाद में कंडीशन दिखाएंगे कि कोई फंक्शन अगर बाउंडेड है
क्या है, बाउंडेड है। और हम लोग जो रीमान इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल में ले रहे हैं, मतलब कॉम्पैक्ट। तो क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल है और उसमें जो आपके पास बाउंडेड फंक्शंस हैं उनका इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है, यही हमने पढ़ना है। काफ़ी लिमिटेड टाइप के फंक्शंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सब कुछ यही नहीं पढ़ना है, वो आगे भी आप देखेंगे। तो आपको उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आया होगा। दो जर्मन मैथमेटिशियंस का क्लैश आप कई बार देखेंगे, रीमान का और वीरेस्ट्रास का। रीमान का जो नज़रिया था वो कई बार ज्योमेट्रिकल परसेप्शन पर होता था कि ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज तो होना चाहिए, और वीरेस्ट्रास साहब का ये लॉजिक रहता था कि एनालिसिस में आपको विजुअलाइज नहीं भी हो रहा है, लॉजिकली सही है, तो क्या दिक्कत है। तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। और इस चैप्टर में एक सबसे फंडामेंटल चीज़ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। आखिर एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल और डेरिवेटिव ये तीनों आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, हम उसके दो फॉर्म हैं, दोनों को एक एक करके प्रूफ करेंगे, लेकिन ये लास्ट में होगा। अभी हमें जो आपको शुरुआत में समझाना है वो ये है, ये मैंने केवल एक विजुअल परसेप्शन दिया है, लेकिन इससे हम आखिर पार्टीशन कैसे करते हैं, पार्टीशन और बेहतर कैसे बनाते हैं, पार्टीशन समझ रहे हैं, बांटना छोटे छोटे हिस्सों में, और फिर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे। तो उम्मीद है आपको ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में मदद करेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे सरल चीज़ से स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर जो अभी तक बताया वो ओवरऑल व्यू था, थोड़ा सा जल्दी में जो हम पढ़ेंगे। पार्टीशन ऑफ अ क्लोज्ड इंटरवल। मेरे पास एक क्लोज्ड इंटरवल है, सपोज ये ए और बी। हम इस पूरे चैप्टर में क्लोज्ड इंटरवल में ही सारी स्टडी करेंगे। दो चीज़ें ग्रांटेड ले लेंगे हम इस चैप्टर में, एक तो बाउंडेड होना, फंक्शन इस क्लोज्ड इंटरवल में बाउंडेड होगा। प्लीज़ याद रखिए, बाउंडेड होने का मतलब कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है। कंटिन्यूस है तो ठीक है, फिर तो बाउंडेड होगा ही क्लोज्ड इंटरवल में, लेकिन बाउंडेड है तो जरूरी नहीं है कंटिन्यूस है। तो हम थोड़ा सा रिलेट्स कर रहे हैं, हम बाउंडेड ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। उसको हम पार्टीशन, या कई किताबों में पार्टीशन को नेट लिखा होता है, कई किताबों में डाइसेक्शन लिखा होता है, डाइसेक्ट करना। तो ये सब आपके सिंबल्स हैं, ये नोमेनक्लेचर है अलग अलग। मैं ले लेता हूँ, लेट I इक्वल टू ए बी, ठीक है। वी टेक अ पार्टीशन ऑफ I सच दैट ए को आप कुछ मान लीजिए, एट्स नॉट मान लेते हैं, उससे आगे एट्स वन, उससे आगे एट्स टू, उससे आगे एट्स आर माइनस वन, एट्स आर, एट्स एन, लास्ट पॉइंट बी मान लेते हैं, ठीक है। आपने कुछ पॉइंट्स लिए, ये पॉइंट्स यहाँ पर लिए हैं। ये ऑर्डर इसलिए लगाया क्योंकि रियल नंबर्स में ऐसा ऑर्डर किया जा सकता है। तो ए एट्स नॉट मान लिया, एट्स एन को बी मान लिया, बीच में इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ये इनके बीच का गैप बराबर होना जरूरी नहीं है। आप कोई ज़्यादा दूर पर, कोई अलग अलग डिस्टेंस पर भी ये हो सकते हैं, इक्वल गैप में हो जरूरी नहीं है। तो आप इसको इस तरह से कहेंगे, पहला आई आर जो होगा आपके पास इन जनरल, एट्स आर माइनस वन से एट्स आर, ये सब इंटरवल हो गया इन जनरल। आर की जो वन रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आई वन। तो फॉर एग्जाम्पल आई वन क्या होगा, आर की जो वन रखिए तो एट्स नॉट मतलब ए से एट्स वन तक। आई टू क्या होगा, एट्स वन से एट्स टू तक। और आई एन क्या होगा, एट्स एन माइनस वन से एट्स एन तक। तो फिर अगर इन सभी सब इंटरवल्स का आप यूनियन ले लें, आर इक्वल टू वन टू एन, तो दोबारा आई मिलना चाहिए, मिल रहा है।
वो सारे पॉइंट्स आप सोचिए, ये इंटरवल्स की लेंथ अलग अलग हो सकती है। लेंथ ऑफ आई आर अगर इसका करें तो हम इसको डेल्टा आर से भी दिखा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एट्स आर माइनस 1। इंटरवल है तो ऑब्वियस है दोनों पॉइंट्स डिफरेंट होंगे, तो जो बड़ा है उसमें से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पॉजिटिव ही आएगा। ये इंटरवल की लेंथ होगी इन जनरल। तो अलग अलग इंटरवल की लेंथ अलग अलग हो सकती है। तो आपको पार्टीशन समझ में आ गया होगा, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर मैं पार्टीशन के पॉइंट्स बदल दूं तो मुझे नया पार्टीशन मिल सकता है। अगर मैंने इनमें एक भी पॉइंट बदला तो इसको पूरा नया पार्टीशन बोला जाएगा। मतलब सपोज मैंने 0 से लेके 1 तक है और मैंने इसको अलग अलग इंटरवल्स में तोड़ दिया, ठीक है। पार्टीशन का तरीका कोई भी आप ले लीजिए, 1/10 1/10 आप सोचिए 10 हिस्सों में बांटना है तो 1/10 लेंथ के आप बराबर भी ले सकते हैं चाहे तो। 1/20 लेंगे अगर 8 सब इंटरवल की लंबाई है तो पॉइंट्स ज़्यादा हो जाएंगे। 1/100 लेंगे अगर 8 इंटरवल की लंबाई तो 100 हिस्सों में बढ़ जाएगा ये इंटरवल, आप समझ रहे होंगे। तो आप एक भी पॉइंट, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई पार्टीशन आपने किया है तो उसमें एक भी पॉइंट अगर आपने बदल दिया तो वो नया पार्टीशन माना जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, एक ही इंटरवल के इनफाइनाइट पार्टीशन हो सकते हैं। मैंने एक सिंगल पार्टीशन डिस्कस किया है, आप कोई दूसरा पॉइंट लेके नया पार्टीशन बना सकते हैं। क्या आपको ये समझ में आ पा रहा है? आप कोई इंटरवल लीजिए, उसको 2-4 हिस्सों में 10 हिस्सों में बांट के देखिए और सोचिए कि क्या 10 हिस्से इसी तरह से बांटे जा सकते थे या कोई और तरीका भी है, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो देयर आर इनफाइनाइट पार्टीशंस ऑफ एन इंटरवल लिख देते हैं। तो किसी एक इंटरवल के ही कितने पार्टीशन माने जा सकते हैं? इनफाइनाइट। तो फिर वो सारे पार्टीशंस का जो कलेक्शन है तो उसको हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, स्ट्रिप्ड पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। ये इसको क्या पढ़ते हैं मैं अभी आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। मैंने 3 सिंबल लिखे, स्मॉल ए, कैपिटल ए और इसे पढ़ेंगे स्ट्रिप्ट SCRIPT, स्ट्रिप्ट ए। ऐसे ही आप स्ट्रिप्ट बी लिख सकते हैं, स्ट्रिप्ट सी लिख सकते हैं, स्ट्रिप्ट डी लिख सकते हैं, आप समझ रहे हैं। आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। इनको जब भी आप मैथ्स में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे साथ में? स्ट्रिप्ट। कैपिटल ए हम लोग नॉर्मली सेट थ्योरी में सेट के लिए यूज करते हैं और ये तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल ABC से दिखा रहे हों। 1 2 3 ABC हम लोग 11th क्लास में सेट थ्योरी यहीं से शुरू करते हैं, तो इस तरह से लिखते हैं। देखिए सेट्स की डेफिनेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये सरलीकरण है, ये चीज़ों को इजी बनाने की कोशिश है, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो आपके पास सेट का एलिमेंट है, जो सेट का जिसको आप एलिमेंट बोल रहे हो वो अपने आप में एक सेट है, तब प्रॉब्लम होती है। तो तब हम लोग स्ट्रिप्ट का यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने स्ट्रिप्ट ए क्या किया था, देखिए तो पार्टीशन ऑफ ए बी, इसका मतलब क्लोज इंटरवल ए बी के जितने पार्टीशन हो सकते हैं। अब आप जिसको एक पार्टीशन बोल रहे थे आपने उसमें देखा कि n एलिमेंट आ रहे हैं, n इंटरवल हो रहे हैं ना, एक ही पार्टीशन में n इंटरवल हुए, समझ रहे हैं। किसी दूसरे ने 2n पार्टीशन कर दिए, 2n पार्ट्स में बांट दिया, तो वो एक दूसरा पार्टीशन हुआ। वो जितने इंटरवल का कलेक्शन है वो उस सेट को मैं एक सिंगल एलिमेंट मानूं, तो ऐसे सोचिए जितने पार्टीशन हो सकते हैं सारा कलेक्शन। तो क्लोज इंटरवल के तो मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट पार्टीशन हो सकते हैं।
और जो हर एक पार्टीशन है वो अपने आप में एक सेट है। क्या ये समझ पा रहे हैं? तो जो सेट ऑफ सेट्स है उसे किस नाम से दिखाएं? सेट ऑफ सेट्स, मतलब जिसका हर एलिमेंट एक सेट है। दिस इज अ कलेक्शन P such that P is a partition of AB। तो भाई जो P पार्टीशन आपने लिया है, ये आप खुद सोचिए क्या होगा। ये AB को n हिस्सों में बांट रहा होगा ना, तो ये एक बड़ा सेट होगा या नहीं होगा? खुद सोचिए। पार्टीशन का मतलब जो 20 के पॉइंट्स हैं उनका कलेक्शन। तो जिसको आप एक एलिमेंट समझ रहे हैं वो खुद एक सेट है, तो फिर इसे क्या नाम दें? तो इसीलिए स्क्रिप्ट लगता है। स्क्रिप्ट ए, स्क्रिप्ट पी, स्क्रिप्ट बी, ऐसा कई जगह आता है। चाहे टोपोलॉजी में बेसिस आप लोग पढ़ते हैं, बेस टोपोलॉजिकल जब स्टडी करते हैं, तो सेट ऑफ सेट्स कई बार आता है। तो स्क्रिप्ट कहाँ पर लगाई जाती है ये समझ में आया। तो उम्मीद है आप लोग इसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि कई बुक्स में ये सिंबल यूज होता है, कई राइटर यूज नहीं भी करते। अगर आप फॉरेनर्स की जो स्टैंडर्ड कुछ किताबें हैं उनको फॉलो करेंगे तो आपको ये दिखेगा। जहाँ भी ऐसा दिखेगा आप समझ जाइए कि ये जो सेट है इसका हर एलिमेंट भी एक बड़ा सेट है अपने आप में, तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। हमने एक क्लोज इंटरवल को पार्टीशन किया, उसके कई हिस्से कर दिए। तो हमने अभी देखा था उसमें अलग अलग इंटरवल बने बहुत सारे, और मैंने ये भी कहा था कि इंटरवल्स की लंबाई कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इन पार्टीशंस में जो सबसे ज़्यादा लंबाई का इंटरवल होगा आप उसे उस पार्टीशन का नॉर्म कहेंगे। तो नॉर्म क्या हो जाएगा? नॉर्म को हम ऐसे दिखाते हैं, पार्टीशन P का नॉर्म। तो ये क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ, किसका मैक्सिमम? वही जो इंटरवल की लंबाई थी, डेल्टा R, याद है? R इक्वल टू कुछ भी ले लो, 1 2 3 अप टू n। हर इंटरवल की जो लंबाई है वो ले लीजिए इसमें, और उनमें जो सबसे ज़्यादा लंबाई है वही नॉर्म ऑफ P। समझ में आ गया होगा? ये इतना ही लॉजिक है। तो हम इसको क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे बाद में। तो एक एलिमेंट्री डेफिनेशन थी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन। मान लेते हैं किसी इंटरवल के हम दो पार्टीशन मान लेते हैं। मान लेते हैं लेट P1 and P2 be two partitions of close interval AB। ठीक है? If P1 is a subset of P2, P1 में कौन से एलिमेंट हैं? अभी आपने देखा था P1 में जैसे हमने किया था A0 X0 को A मान लिया था, X0 ट्रॉमा X1 सेट होगा ना वो, तो P1 ट्रॉमा X1 ट्रॉमा X2 ट्रॉमा एंड सो ऑन Xn। तो P1 में ये सारे पॉइंट्स हैं। मान लेते हैं P2 में ये तो हैं ही। जैसे मैं आपको सरल एग्जांपल समझा देता हूँ, ये 0 से 100 का इंटरवल ले लेता हूँ। अब मेरे पास एक पार्टीशन तो है जो इंटीजर्स पे है, P1, मतलब उसमें कौन से एलिमेंट आए? 1 ट्रॉमा 2 ट्रॉमा 3, मतलब 0 ट्रॉमा 1 ट्रॉमा 2 ट्रॉमा 3 अप टू 100। तो इसमें P1 में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 0 1 2 3 अप टू 100। समझ रहे हैं? ये सारे पॉइंट्स हैं। अब मैंने क्या किया, इसको 200 हिस्सों में बांटने का सोचा, तो 0.5 के हिसाब से बांट दें अलग अलग हिस्सों में। तो 0 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2 एंड सो ऑन, और आना तो 100 ही है लास्ट में। तो अब आप ये देखिए P2 और P1 में ऐसा रिलेशनशिप होगा या नहीं होगा? तो P1 और P2 में अगर ऐसा रिलेशनशिप है, हम ये कहेंगे P2 इज रिफाइनमेंट ऑफ P1। इफ दिस, देन P2 इज रिफाइनमेंट ऑफ P1।
आपको समझ में आ रहा होगा रिफाइन का होने का मतलब। और रिफाइनमेंट यहाँ यही है, जितने छोटे छोटे पार्ट में बांट सकते हैं। अच्छा, यहाँ तो हमने ये आसानी कैलकुलेशन के लिए किया। अगर P2 में एक भी ज़्यादा पॉइंट हो गया P1 से, P1 वाले पॉइंट तो हैं ही, केवल एक पॉइंट और ज़्यादा है बस, तब भी वो रिफाइनमेंट है। ये तो आप समझ ही रहे होंगे। तब भी हम उसे क्या बोलेंगे कि वो P1 का रिफाइनमेंट है। ठीक, तो अब एक बात बताइए, ऑल्सो वी नो दैट P1 यूनियन P2 हम ये लेते हैं, ठीक है। तो आप ही जानते हैं कि भाई P1 भी इसका सबसेट होगा और P2 भी इसका सबसेट होगा, यूनियन का होगा या नहीं होगा सेट थ्योरी से, P1 यूनियन P2। तो ये P1 यूनियन P2 इज ए कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एज वेल एज ऑफ P2। दिस implies P1 यूनियन P2 is common refinement of P1 as well as of P2। ये P1 का भी रिफाइनमेंट है और P2 का भी। तो कभी भी अगर आपको दो पार्टीशन दे दिए जाएं, रिफाइनमेंट ढूंढना है, उनका यूनियन कर लीजिए, झंझट खत्म। यूनियन में वो सारे पॉइंट्स डाल दीजिए, बस आपको रिफाइनमेंट मिल गया। उम्मीद है आपको रिफाइनमेंट समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास एक पार्टीशन है तो वो पॉइंट तो होने ही है, उसके अलावा एक भी ज़्यादा पॉइंट हो गया तो वो जो आएगा वो रिफाइनमेंट हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? तो रिफाइनमेंट में आप समझ रहे होंगे कि इंटरवल की लेंथ कम हो रही होगी या घट रही होगी, सब इंटरवल्स की लेंथ। आप ज़्यादा रिफाइन करते जाएंगे तो जो सब इंटरवल्स होंगे उनकी लंबाइयाँ कम होनी शुरू हो जाएंगी। होगा या नहीं होगा ऐसा, आप सोचिएगा। तो जितना ज़्यादा रिफाइन करेंगे किसी इंटरवल पार्टीशन को, आपके सब इंटरवल्स की लंबाई और छोटी होते जाएगी। तो ये आपका रिफाइनमेंट वाला अपर एंड लोअर डरबॉट्स। मैं अभी जो डायग्राम आपको बनाया शुरू में ज्योमेट्रिकली, अब हम आपको दिमाग में उसे रखिएगा अपने, उसे एक बार बनाइएगा ज़रूर। एक कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन के लिए आपकी समझ उससे बेहतर हो जाएगी। तो वही जो अपर और लोअर का जो सम हम वहाँ पर कर रहे थे वही यहाँ लिखना है। तो जिस मैथमेटिशियन ने सबसे पहले किया ये काम, उसी के नाम पे इसको डरबॉट सम कहते हैं, अपर एंड लोअर डरबॉट सम। तो मैं मान लेता हूँ कोई फंक्शन है f और हम क्लोज इंटरवल a b टू r be a bounded function, be a bounded function and p कुछ मान लेते हैं, तो वही a मतलब x0, comma x1, comma x2, comma and so on, it's n equal to b, be a partition। हम मान लेते हैं कि ये हमने क्लोज इंटरवल में एक बाउंडेड फंक्शन लिया है और p जो है उसका क्या है, पार्टीशन है। तो f का f बाउंडेड है तो इसका एक कॉम्पैक्ट में है, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, और इन प्रॉपर्टीज को हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लेट m and small m be maximum and minimum values of f on this। आप सुप्रीमम इन्फीमम भी कह सकते हैं, लेकिन अगर अचीव कर रहा है तो आप उन्हें मैक्सिमा मिनिमा कहिए फिर उस समय, जब फंक्शन उनको अचीव कर रहा है, ठीक है। सिंस f is bounded in each of सब इंटरवल्स, क्यों?
हर सब इंटरवल में फंक्शन बाउंडेड है या नहीं, तो फिर हर एक में सुप्रीमम इन्फीमम मिलेगा, मतलब मैक्सिमम मिनिमम होगा फंक्शन का, क्योंकि हर एक जो है सब इंटरवल वो भी कॉम्पैक्ट है, क्लोज्ड और बाउंडेड है। सो f achieves its maximum and minimum in each सब इंटरवल। हर एक सब इंटरवल में फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम पहुंच रहा है। तो फॉर एग्जांपल लेट इन आई आर इन जनरल इंटरवल लीजिए, कौन सा, एट्स r-1 से एट्स r, तो स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर बी मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ एफ। तो इस इंटरवल में हम मान लें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम आर और मैक्सिमम कैपिटल एम आर, ऐसा मान सकते हैं। ठीक, तो फिर अपर डरबॉट सम जो होगा, पहला सब इंटरवल में मैक्सिमम कैपिटल M1 उसकी लेंथ डेल्टा 1, दूसरे में कैपिटल M2 लेंथ डेल्टा 2 प्लस एंड सो ऑन Mn डेल्टा n। इसे आप क्या बोलेंगे, अपर डरबॉट सम। तो लोअर, और इसे हम लोग UFP से दिखाएंगे। अपर U के लिए F फंक्शन जो इस समय है, P ये वाला पार्टीशन है, P बदल के दूसरा हो जाएगा ना, ये अलग पार्टीशन होगा तो उस सब इंटरवल में कैपिटल M1 M2 बदल जाएंगे। तो इस फंक्शन के लिए है। ऐसे ही लोअर कई बुक्स में FP भी लिखा होता है, नहीं PFP लिखा होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें परेशान मत होइए कि पहले क्या लिखा हुआ है। इससे लोअर डरबॉट सम, तो पहले सब इंटरवल में मिनिमम कितना है, M1 लेंथ तो वही है डेल्टा 1, स्मॉल M2 डेल्टा 2 प्लस एंड सो ऑन स्मॉल Mn डेल्टा n। हम इसे किस नाम से दिखाएंगे, LFP या LPF। वो डिफरेंट नोटेशंस हैं अलग अलग बुक में, मैं जो पहले मैंने लिखा है मैं इसी को फॉलो करूँगा आगे भी, LFP या UFP। अब आप सोच रहे होंगे ये थोड़ा सा हो सकता है आपको वो दिक्कत आ रही हो, तो मैं अपना पहला पेज दोबारा ला रहा हूँ। आप इस डायग्राम को एक बार और ध्यान से देखिए कि अपर कौन सा था, ये वाला जो मैं मैक्सिमम के साथ एरिया निकाल रहा था, क्योंकि ये वैल्यू मैक्सिमम है और ये इंटरवल की लेंथ है। ये 3 हिस्सों में जब था और जब 6 हिस्सों में है ऐसे ही, तब ये वाली लेंथ आएगी, आप समझ रहे होंगे। तो जो कैपिटल M या स्मॉल m है आपके वर्टिकल हाइट है और डेल्टा 1 डेल्टा 2 ये हॉरिजेंटल है। तो आप एरिया निकाल रहे हैं बेसिकली रेक्टेंगल्स का। तो ये छोटे छोटे पार्ट में आप बांटेंगे, जितने छोटे पार्ट में बांटेंगे आपका एरिया उतना एक्यूरेट आएगा, उतना ज़्यादा सही आएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ पा रही होगी कि क्या कहा जा रहा है। तो ये अपर और लोअर ये है। आप लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने न्यूमेरिकल एनालिसिस पहले पढ़ ली हो और तब आप इसे पढ़ रहे हो, तो आप लोग क्वाड्रेचर फार्मूला न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन 8 पढ़ते हैं और उसके बाद ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3, सिम्पसन 3/8, वेडल एंड सो ऑन, ऐसे आप पढ़ते जाते हैं। तो आप लोग देखते हैं आप जितने ज़्यादा हिस्सों में इंटरवल को बांटते हैं आपका रिजल्ट उतना ज़्यादा सही आता है, एक्यूरेसी आती है या एरर कम आती है। तो जो ट्रेपेजॉइडल होता है उसमें सबसे ज़्यादा एरर आती है, उससे बेहतर सिम्पसन 1/3 होता है, उससे बेहतर सिम्पसन 3/8 होता है, उससे बेहतर वेडल होता है। मतलब आप जितने ज़्यादा हिस्सों में इंटरवल को बांटते हो आपको आंसर उतना ज़्यादा बेहतर मिलता है या आपकी एरर कम होती है। तो अब आप उसी में सोचिए, अगर आप जो नंबर ऑफ सब इंटरवल है वो n हो और n इन्फिनिटी को टेंड करे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आना चाहिए या नहीं। तो यही एनालिसिस करती है, एनालिसिस आपको 100% एक्यूरेट आंसर देती है।
इसमें सबसे बेहतर तरीके से आंसर अगर एक्यूरेसी के साथ बात करें तो वो एनालिसिस में आता है, बाकियों में थोड़ा बहुत एरर हमेशा रहती है। उम्मीद है आपको आज वाला समझ में आया होगा। ये मैथमेटिकल बहुत ज़्यादा नहीं कराया मैंने, एक आपकी समझ बढ़ाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको इससे सेटिस्फाइड होंगे आप लोग। बाकी जो कैलकुलेशन पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।